हाय फ्रेंड्स, आज हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एग्ज़ाम के लिए कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आज 3 अगस्त है, इसके बाद आपको केवल एक दिन का समय बचा है और 5 को आपका पेपर है। मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक आप कभी भी बैठ के दे सकते हैं। बट जिस टाइम भी आप बैठोगे ना, एक बार सिस्टम ओपन करोगे एग्ज़ाम के लिए तो आप पूरा कंप्लीट करके उठना। ऐसा नहीं है कि हमने 10 क्वेश्चन किया फिर मोबाइल यूज़ करने लगे या फिर कहीं उठ के चले गए फिर आके स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। वो एक बार जब आप स्टार्ट करोगे तो पूरा कंप्लीट करना है उसको, यानी कि 90 मिनट टाइम देना है उसको। और 90 मिनट आपको 60 क्वेश्चन करना है 90 मिनट में। तो 60 क्वेश्चन है, आप अच्छे से सारे क्वेश्चन करिए। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी आप आंसर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आप ट्राई करना कि मॉर्निंग में एग्ज़ाम कंप्लीट कर लो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे ऐसे जगह पे बैठना जहाँ पे इंटरनेट अच्छा आता हो, कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जिसको भी अभी लिंक नहीं आया एग्ज़ाम का, वो मेल चेक करें, मेल पर भी लिंक आया है। अगर फिर भी मेल पे भी नहीं आया तो आप एक बार हेल्पलाइन पे कॉल करो, वो लोग रीसेंड करेंगे वो लोग। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके पास मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों नहीं है। तो ईमेल आईडी तो आप मंगा के लॉगिन करके ले सकते हो, या फिर ऐसा नहीं होता है तो आप वो मैसेज फॉरवर्ड करवा लो मेल पर, या फिर मोबाइल पे जो मैसेज आया उसको अपने नंबर पे फॉरवर्ड करा लो, वहाँ से हो जाएगा। और आप लोग एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दो, अच्छी नींद लेके जाओ। ऐसा नहीं है कल पेपर है तो आज पूरी रात पढ़ेंगे, ऐसा कुछ मत करना। आराम से पूरी नींद लो। कभी भी एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा जगना नहीं चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर नींद पूरा नहीं होगा तो माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो उससे अच्छा कि आप पूरी नींद। आज तक मैं कभी भी एग्ज़ाम के टाइम में कभी भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया। जैसे नॉर्मल डे में मैं स्टडी करता हूँ, एग्ज़ाम के टाइम में भी मैं उतना ही स्टडी करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं किया कि एग्ज़ाम आ गया तो अभी स्टडी टाइम में बढ़ा दूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो आप लोग उतना ही पढ़ो जितना हो सकता है, रात भर जगने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पेपर दो, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ लिया करो। और कैमरे की बात जो है, अभी उसके बारे में पूरा कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी जो कंपनी, उस कंपनी का नाम क्या है, आपके ग्रुप में जो लिंक आया आपके मैसेज बॉक्स में, उसमें देखिए जो लिंक है आपका METTL करके कुछ ऐसा लिंक है। तो ये एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, गुड़गांव में इसका हेड ऑफिस है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह और भी काफ़ी सारे काम कराती है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। तो ये ऑनलाइन प्रॉक्टोरिंग भी करती है, मतलब मॉनिटरिंग करती है। तो अभी आप लोगों का मॉनिटरिंग करेगी या नहीं करेगी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता मैं। और वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो कैमरा लगाए या फिर मेरे सर पे आके खड़े रहें, हमें तो एग्ज़ाम देना है, उसके उनके कैमरे से क्या मतलब है। ठीक है, तो कैमरा के बारे में आप लोग टेंशन छोड़ दो, आप एग्ज़ाम दो, उससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, कैमरा रहे या ना रहे। और ग्रुप में काफ़ी सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको एग्ज़ाम नहीं देना है और उनको कोई मतलब इससे फ़ायदा भी नहीं है, फिर भी वो आप लोगों के हेल्प के लिए कनेक्ट हैं आप लोगों से, आप लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, एंड आई होप यू विल बी कनेक्टेड विथ अस इन फ्यूचर। तो आप लोग फ्यूचर में भी जुड़े रहें और ऐसे ही हेल्प करते रहें सबका। तो अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। और एक बात और है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन भेजते हैं जो कभी एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब का हो, या फिर एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो उसमें इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते। वो लोग बेसिक क्वेश्चन देते हैं, मतलब छोटे छोटे, जो 3-4 लाइन में, 2 लाइन में आंसर आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। काफ़ी लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप लोग उस पर फोकस ना करो, बेसिक क्वेश्चन पूरा आराम से, बस फार्मूले याद रहेंगे ना आपको, तो भी आप उसको कर ले जाओगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें।
और लेटरल एंट्री के लिए आप सेंटर पे कॉल करो, वहाँ से लेटरल एंट्री हो जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि माई म्यूजिक माई लाइफ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। बोल रहा है कि माई म्यूजिक और माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है। तो यह है पंडित रविशंकर जी का आत्मकथा है। रविशंकर जी कौन थे? एक म्यूजिशियन थे, सितार वादक थे। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है माई म्यूजिक माई लाइफ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच वॉज द फर्स्ट टाकी फिल्म ऑफ इंडिया। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा जो मूवी है वो पहली बोलती फिल्म थी। इसके पहले जो मूवीज़ बनती थी उसमें वो मुँह साइलेंट होती थी। तो पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। और पहली साइलेंट मूवी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, वो आपकी साइलेंट मूवी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट है आपका, हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रिप्यूटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क इन कैनाल्स इन इंडिया। मतलब दिल्ली का वो कौन मतलब सुल्तान था जिसने जो नहर होती है ना उसका नेटवर्क पूरे इंडिया में फैलाया था। उसने किसने फैलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये बहुत ज़्यादा नहर का काम किया था उस टाइम में जब ये मतलब राजा था। तो ये नहर पे बहुत ज़्यादा काम किया था, नहर बनवाया था हर जगह इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिए, फॉक पेंटिंग मधुबनी इज़ फेमस इन विच स्टेट। बोला कि ये जो फॉक पेंटिंग चित्रकला है ना, लोक चित्रकला, ये बहुत मधुबनी का है। मधुबनी का जो फॉक पेंटिंग है चित्रकला मधुबनी का वो बहुत फेमस है। तो पूछ रहा मधुबनी कहाँ पे है, किस स्टेट में है? तो मधुबनी ये आपका बिहार में आता है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। ये दरभंगा के आसपास में है मधुबनी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बिहार का स्टेट है मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच इज़ द ट्री रिक्वायरिंग मिनिमम वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। बोला कि वह कौन सा पेड़ है जिसको डेवलप करने के लिए पानी की सबसे कम आवश्यकता होती है। तो जो बबूल का पेड़ है ना, बबूल, ऑप्शन नंबर सी देखिए बबूल है, उसमें उसको डेवलप करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन क्या है? सैंडल। सैंडल क्या होता है? एक चंदन होता है, चंदन का पेड़ होता है, सैंडल ट्री, चंदन। सैंडल आप लोग पैर में पहनने वाला सैंडल मत समझना, ये चंदन है, ठीक है। सेकंड आपका नीम है, फिर बबूल है, मैंगो है। तो आपका जो राइट आंसर होगा सी है बबूल। बबूल को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, मतलब बढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, विच पोस्ट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंटेन। मतलब भारतीय संविधान में किस पोस्ट का उल्लेख नहीं है। देखिए, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी कि डीपीएम का जो उसमें भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बॉक्साइट। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इंडिया किस नंबर पे? इंडिया 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है और इंडिया 5वें नंबर पर। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच इंडियन रूलर वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। मतलब अकबर के समकालीन कौन था? वह कौन सा भारतीय शासक है जो अकबर के समकालीन था? तो रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती क्या है? अकबर के समकालीन थे।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फ्रॉम वेयर डिड इंडिया इंट्रोड्यूस कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड पाइनएप्पल? भारत ने तंबाकू और अनाज की खेती करना कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा या फिर कहाँ से जाना, ठीक है। तो वो साउथ अमेरिका से उन्होंने पाइनएप्पल और तंबाकू, अनाज और तंबाकू की खेती करना इन्होंने सीखा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हु डिसाइड द नंबर ऑफ जज इन हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जज कौन डिसाइड करता है, मतलब कितने जज रहेंगे ये कौन डिसाइड करता है? देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कितने जज रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन विच एनिमल इज रेस्पायरेशन डन बाय स्किन? मतलब किस जानवर में त्वचा द्वारा श्वसन किया जाता है? तो ये मेढक होता है ना, फ्रॉग, मेढक, वो त्वचा के थ्रू एयर लेता है, सांस लेता है, श्वसन क्रिया जो होता है उसका एयर के थ्रू होता है। फ्रॉग में मेढक होता है, फ्रॉग में। रैबिट मीन्स क्या होता है? खरगोश होता है। टॉर्टोइज मीन्स कछुआ होता है। और फिश मछली होता है। अब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच आर द फर्स्ट न्यूज़ पेपर टू बी पब्लिश इन इंडिया? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था आपका बंगाल गजट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल गजट ये पहली न्यूज़पेपर थी भारत की। ये किस टाइम में आती थी? 1870 के आसपास में ये न्यूज़पेपर आती थी। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है। ये कोलकाता में आता था, कोलकाता में इसका प्रिंटिंग होता था। तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था बंगाल गजट। फर्स्ट न्यूज़पेपर है इंडिया के। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका, बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। नेक्स्ट है आपका, हु प्रपोज द प्रिएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जिन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लेस इज सेड टू बी कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया? मतलब गिरजाघर शहर, गिरजाघर का शहर किसे कहा जाता है? तो भुवनेश्वर को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। गिरजाघर सिटी ऑफ इंडिया, गिरजाघर शहर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका, देखिए, द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन स्टेट यूनियन टेरिटरी? मतलब भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम और सबसे पुराना म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? म्यूजियम को हिंदी में संग्रहालय बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पे है? एक कोलकाता में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में सबसे पुरानी म्यूजियम है और सबसे बड़ी है। ये आपको कहाँ मिलेगा? कोलकाता में पार्क स्ट्रीट में है ना आपका, पार्क स्ट्रीट में आपका म्यूजियम है जो सबसे पुरानी और सबसे बहुत बड़ी भी है। तो मैं वहाँ पे जा चुका हूँ पार्क स्ट्रीट म्यूजियम में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। एक क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर आर लोकेटेड इन? खजुराहो की मूर्तियाँ, जो खजुराहो टेम्पल है ना, खजुराहो में क्या है? मूर्तियाँ हैं जो पत्थर पे कटिंग करके बनाई गई हैं। वो कहाँ पे हैं? खजुराहो कहाँ पे है? तो खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ये खजुराहो। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
द वर्ल्ड फेमस अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ पे? अजंता गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र में है। ये अजंता गुफा किससे रिलेटेड है? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बुद्ध भगवान के वहाँ पे मंदिर मिलेंगे आपको, और पत्थरों को काट के भी बनाया गया अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अजंता हो गया। एक एलोरा केव भी आता है, वो भी औरंगाबाद में ही है। वो है आपका बौद्ध एंड जैन दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये है फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? फिलीपींस में। ठीक है, अगर भारत में पूछे कि नेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो ये आपका उड़ीसा में है, कटक में। ठीक है, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है? कटक में है, उड़ीसा में। ठीक है, और एक वाराणसी में इंटरनेशनल ओपन हुआ है शायद, उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और कटक वाला क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में आपका, चावल रिसर्च। नेक्स्ट है आपका द फेमस दिलवारा टेम्पल आर सिचुएटेड इन। प्रसिद्ध दिलवारा टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान में। ये बहुत ही पुराने मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम गोल्ड इन 400 मीटर? वो कौन सी महिला है जो 400 मीटर के दौड़ में एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीता था? तो पीटी उषा ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल लेके आई थी एशियन गेम में। और पीटी उषा लगभग 101 मेडल नेशनल और इंटरनेशनल जो मेडल है, 101 मेडल इन्होंने जीता था टोटल आज तक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पीटी उषा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीटी उषा के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो ये एथलीट हैं। नेक्स्ट आपका कि विथ विच गेम डज डेविस कप एसोसिएटेड? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। लॉन टेनिस में डेविस कप होता है, और डेविस कप फुटबॉल में भी खेला जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे डेविस कप लॉन टेनिस और फुटबॉल दोनों में होता है। अभी परसों आपका एक मैच हुआ था ना, एफए कप, वो फुटबॉल का एफए कप किसने जीता? इस बार आर्सेनल ने जीता। आर्सेनल फुटबॉल क्लब, आर्सेनल ने जीता है चेल्सिया को हरा करके। तो आप डेविस कप याद रखेंगे, लॉन टेनिस और फुटबॉल दोनों में खेला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो ग्रुप में कुछ ऐसे कमेंट भी करते हैं कि जो अच्छा नहीं है वो सब कमेंट करना। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करो, और कभी भी कोई डिसीज़न लेना हो ना, वो सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो फ्यूचर में कभी भी काम आएगा। कभी भी कोई डिसीज़न लेना है, या फिर जब किसी के अगेंस्ट में कोई डिसीज़न लेना है ना, तो खुद को उसकी जगह पे रख के एक बार देखो कि अगर मैं होता वहाँ पे तो क्या करता, या फिर वो मेरे जगह पे होता तो ये क्या करता। तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले कई बार सोच लिया करो कि हम क्या डिसीज़न ले रहे हैं। ठीक है, और उसका रिज़ल्ट क्या आ सकता है। उसके जगह पे अगर मैं होता तो मैं क्या करता, खुद को उसकी जगह पे रख के जब सोचोगे ना, तो फिर सही डिसीज़न ले पाओगे। तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले कई बार सोचो, ठीक है, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लो। ठीक है, तो आप लोग बने रहो, एग्ज़ाम दो,
अच्छे से प्रिपरेशन करो, परसों एग्ज़ाम दो आराम से, और कैसा क्वेश्चन आता है बताओ। 2 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, और इस बार हो सकता है कि आपके क्लासेस भी ऑनलाइन होंगी। अगर ये कोविड-19 का इफ़ेक्ट कम नहीं होगा तो क्लासेस भी ऑनलाइन होगी सीपेट की। और जो मॉक टेस्ट है ना, उसको आप लोग अच्छे से तैयार करो। मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। उससे कई सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो आप उसको अच्छे से देखो और अच्छे से तैयार करो। 100% उसमें से क्वेश्चन आएगा। तो इस बार आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन हो सकती हैं, तो आप लोग एडमिशन लो और कनेक्ट रहो। फ्यूचर में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आपके सिलेबस से, तो वो मुझे बताओ, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये शायद मैं भी आज का लास्ट वीडियो होगा, अगर टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ। फिर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो अपना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।